ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के मामले में की और एक दिन पहले जालंधर के ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ठिकानों पर 18 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद करने का दावा किया था। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रहे सीएम चन्नी इस बार अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर ज्यादा नहीं बोले। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है। वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने तो मनी, हनी और चन्नी को इस मामले में 3 अहम किरदार बता दिया। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे को जालंधर की एक कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान फिर तेज हो गया। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करार दिया। ये जो एजेंसीज है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कट कमीशन करप्शन की मोदी युग में कोई गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने इसे 2018 में पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से ही दर्ज करवाई गई एक एफआईआर की जांच का नतीजा बता दिया। लेकिन बीजेपी की इन दलीलों से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती दिखी। उसने पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई ईडी की इस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल से जोड़ दिया। और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना, तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भतीजे की गिरफ्तारी के बहाने फिर सीएम चन्नी के अवैध खनन में शामिल होने की बात कही। पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, लेकिन इसमें पूर्व मंत्री और पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी का नाम शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत वहां चुनाव प्रचार किया। अफगानिस्तान की टीम इसी महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां वो 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायिका मालिनी अवस्थी ने कई लोकगीत गाए। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। साथ ही इसी जिले के बाबई कस्बे का नाम कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर रखा गया। केंद्र सरकार ने इन 2 जगहों के नाम बदलने को हरी झंडी दे दी। दावा है कि होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था। ये नाम बदले जाने के बाद अब राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम से भोपाल का नाम भी बदलकर भोजपाल करने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपने प्रस्तावक को रोकने पर बीजेपी प्रत्याशी और यूपी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पुलिस पर भड़क गए। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वो पट्टी विधानसभा सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। लेकिन कलेक्टरेट के दफ्तर के बाहर पुलिस वालों ने मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के प्रस्तावक को रोक दिया। पुलिस ने चुनाव आयोग के नियम का हवाला देकर सिर्फ 3 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी, जिस पर भड़के मंत्री ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुना दी। हम भी नहीं जाएंगे। दाखिल करिए आप, जाइए दाखिल कर रहे हैं आप लोग, दिमाग खराब है सबका। हंगामा बढ़ा तो पुलिस के साथ वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी मामले को शांत कराने की कोशिश की। अरे चलिए, सहायक है हद कर दिए। थोड़ी देर तक हुई बहस के बाद राजेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन भरने के लिए चले गए। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक इमारत के शीशे से टकराने की वजह से कई पक्षियों की मौत हो गई। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि शीशे से टकराते ही कई पक्षी जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आशंका जताई गई कि शीशे में आसमान की परछाई देखकर पक्षियों ने अपनी रफ्तार कम नहीं की और वो उड़ते हुए उससे टकरा गए। इस घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई। गिनती करने पर मारे गए पक्षियों की संख्या 34 बताई गई। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। एक रोज पहले यूपी के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी।
जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। ओवैसी की कार पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मेरठ से चुनावी सभा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची, पहले से घात लगाए 2 हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें लाल और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 बदमाश पिस्तौल से ओवैसी की कार पर गोलियां दागते दिखाई दिए। लगा होगा कि कोई खतरा है। जिस तरह की घटना कल हुई, वो सांसद भी हैं, तो उसके बाद अगर सरकार का निर्णय है तो इनपुट के आधार पर होगा। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर सचिन और शुभम नाम के दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के दिए बयानों से नाराज थे। सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस इस घटना के हर पहलू को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वजह तो नहीं। वहीं इस घटना के बाद यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया और शिवसेना ने ओवैसी के काफिले पर हुए हमले के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत ही निंदनीय है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसी ताकतों को जो हिंसा में यकीन रखते हैं, उन पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। जबकि हैदराबाद में इस घटना के विरोध में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, तो वहीं लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसे गृह मंत्रालय ने उन पर हुए हमले के बाद मुहैया कराने का फैसला लिया था। कार पर हुई फायरिंग के बाद ओवैसी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा को ठुकरा दिया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ओवैसी पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निंदा की और यूपी सरकार से हमले के पीछे का सच सामने लाने की अपील की। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे।